हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो कि पूर्व के वीडियो में हम संरूपण पढ़ रहे थे, वास्तव में कॉन्फर्मेशन क्या होता है। कार्बन कार्बन के एकल बंध के मुक्त गुणन के कारण जो व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, उन व्यवस्थाओं को ही हम संरूपण कहते हैं। आपका न्यूनतम जो है आपका सांतरिक संरूपण, अधिकतम जो हमने पढ़ा था वो ग्रसिय संरूपण पढ़ा था, और पूर्व के वीडियो में वो डिफाइन किया था भाई सांतरिक संरूपण वास्तव में होता क्या है। एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे की सीध में स्थित हों तो वो सांतरिक संरूपण कहलाता है। इनमें 60 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, इसलिए अधिक स्थायी होता है, प्रतिकर्षण का मान कम होता है। जबकि ग्रसिय संरूपण में एक कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे कार्बन के आपके तीनों हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे की सीध में स्थित हैं, वो ग्रसिय संरूपण होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, इसलिए प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, इसलिए कम स्थायी होता है। फिर हमने सारांश के अनुसार, न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र के अनुसार, और हमने एथेन के संरूपण के बारे में पढ़ा था पूर्व के वीडियो में। एथेन के अंदर जो है हमने संरूपण के बारे में आपको बताया था, चित्र के माध्यम से बताया था आपको। अब हम देखिए ब्यूटेन के संरूपण के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये ब्यूटेन के संरूपण में देखिए आपका आपके सिलेबस में है CH3 CH2 CH2 CH3। तो नॉर्मल ब्यूटेन के संरूपणों का ऊर्जा आरेख, नॉर्मल ब्यूटेन यानी सीधी श्रृंखला वाला नॉर्मल ब्यूटेन के संरूपणों का ऊर्जा आरेख एवं विभिन्न संरूपणों के न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र निम्न प्रकार है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ब्यूटेन का ऊर्जा आरेख एवं न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका सांतरिक यानी एंटी विन्यास है, 60 डिग्री पर रोटेट हो रहा है, आपका ग्रसित में कन्वर्ट हो गया। फिर 60 डिग्री पर हमने रोटेट किया, गॉस में आपका परिवर्तित हो गया, सांतरिक, ग्रसित, गॉस, और अगला आपका हो गया पूर्ण ग्रसित रूप। ये आपका पूर्ण ग्रसित रूप और ये गॉस। तो इस प्रकार से ये 60 डिग्री पर रोटेट हो रहे हैं। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। सांतरिक यानी एंटी विन्यास सबसे अधिक स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो प्रतिस्थापी समूह हैं यानी मैथिक समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस कारण से इनमें प्रतिकर्षण का मान कम होता है, इसलिए सबसे अधिकतम स्थायी होता है आपका सांतरिक संरूपण। क्योंकि एल्केन प्रतिस्थापी यानी मैथिक समूह जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए सबसे अधिक स्थायी होता है। अगला गॉस जो है संरूपण, उसमें दोनों जो मैथिक समूह है वो एक दूसरे के पास आते हैं, और एक दूसरे के पास आने के कारण ये प्रतिकर्षण का मान अधिक हो जाता है, इसलिए 0.8 केल्विन से कम स्थायी हो जाता है, अर्थात ये कम स्थायी होता है। जबकि पूर्ण ग्रसित में जो आपके मैथिक समूह है वो वास्तव में एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, बहुत निकट होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए ये बहुत ही कम स्थायी होता है। तो देखिए, हम ब्यूटेन के अंदर हमने सांतरिक 60 डिग्री पर रोटेट हुआ, ग्रसित, फिर गॉस, फिर पूर्ण ग्रसित और फिर गॉस। तो इस प्रकार से पूर्ण जो आपका एंटी विन्यास जो है, आपका सांतरिक जो विन्यास है वो सबसे अधिकतम स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापी समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए आपके प्रतिकर्षण का मान कम होता है। जबकि गॉस में क्या होता है, दोनों प्रतिस्थापी समूह है मैथिक समूह एक दूसरे के पास होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण का मान कम होता है। और पूर्ण ग्रसित में तो वास्तव में दोनों मैथिक समूह एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण का मान बहुत अधिकतम होता है, इसलिए सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूर्व के वीडियो में आपको एथेन संरूपण के बारे में आपको पढ़ाया था, और आज हमने आपको ब्यूटेन के संरूपण का ऊर्जा आरेख बताया, विभिन्न संरूपणों के आधार पर न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र के
अनुसार ये निम्न प्रकार है। 60 डिग्री पर रोटेट होता है आपका सांतरिक से ग्रसित, ग्रसित से गॉस, फिर पूर्ण ग्रसित, फिर गॉस आपका, फिर आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, हम जो पूर्व के वीडियो में एथिन के बाद में हमने ब्यूटेन के बारे में आपको हमने पढ़ाया, इस ऊर्जा आरेख से हमने आपको पूर्ण रूपेण बता दिया कि वास्तव में सांतरिक जो संरूपण है वो मैथिल समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस कारण से भी प्रतिकर्षण का मान बहुत कम होता है, अधिक स्थायी होता है। 60 डिग्री पर जैसे रोटेट होता है ग्रसित में परिवर्तित हो जाता है गॉस में, दोनों मैथिल समूह एक दूसरे के पास होते हैं और इस कारण से ये प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, तो ये कम स्थायी होता है। फिर 60 डिग्री पर रोटेट होने के बाद में देखिए ये पूर्ण ग्रसित में, तो पूर्ण ग्रसित में वास्तव में दोनों मैथिल समूह एक दूसरे के पास होते हैं। इस कारण से ये सब इनमें प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, इसलिए ये अस्थायी होता है। अब हम आगे साइक्लोहेक्सेन के संरूपण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस सेकेंड यूनिट के हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के संरूपण। साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण देखिए कार्बन यानी साइक्लोहेक्सेन में कार्बन के एकल बंध के मुक्त गुणन के कारण साइक्लोहेक्सेन के दो संरूपण प्राप्त होते हैं। साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी व नौका संरूपण प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए आप, यानी साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी संरूपण में साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी संरूपण में सांतरित संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जबकि नौका संरूपण में एथेन के समान ग्रसित संरूपण पाया जाता है। एथेन के समान ग्रसित संरूपण पाया जाता है। इस कारण से कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी होता है। तीसरा देखिए नौका संरूपण में C1 व C4 हाइड्रोजन, C1 व C4 हाइड्रोजन फ्लैग पोल हाइड्रोजन के रूप में पाए जाते हैं, जिससे प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है। इसलिए यह अस्थायी होता है। ये लीजिए, आप देखिए, ये आपने ये देखिए आपका
ये लीजिए, ये आपका कुर्सी संरूपण हो गया, कुर्सी संरूपण। और ये लीजिए आपका नौका संरूपण। ये हो गया आपका नौका संरूपण। अब देखिए इसके अंदर जो आपका ये आपका सांतृत संरूपण पाया जाता है। ये लीजिए, ये आपका सांतृत संरूपण पाया जाता है। और इसके अंदर हम बता रहे थे आपका ये देखिए ग्रसित संरूपण पाया जाता है। ये आपका ये लीजिए और ये दोनों ये इसके पास पाया जाएगा। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पाया जाएगा, ये इसके पास पाया जाएगा आपका। और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पाया जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रसित। इस ग्रसित संरूपण के कारण प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है। और इस नौका संरूपण में हम ये कह रहे थे भाई देखिए ये संरचना है आपकी, और इसके अंदर ये आपके C1, C2, C3, C4, C5, C6 अर्थात इनमें ये जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन आपके फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये आप 12th में भी स्टूडियो केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे, जिसके कारण प्रतिकर्षण का मान अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम साइक्लोहेक्सेनों के अंदर जो कि आपके ग्रसित और सांतरिक संरूपण पढ़ रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन के संरूपण आपके 6 कार्बन आपने एथेन और ब्यूटेन का पढ़ा। तो देखिए कार्बन कार्बन के एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण साइक्लोहेक्सेन कुर्सी व नौका संरूपण में पाया जाता है। साइक्लोहेक्सेन कुर्सी संरूपण में जो है सांतरिक संरचना के रूप में पाया जाता है, जबकि नौका संरूपण एथेन के समान ग्रसित संरूपण पाया जाता है। नौका संरूपणों में C1 व C4 हाइड्रोजन फ्लैगपोल हाइड्रोजन के रूप में पाए जाते हैं। इससे प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, इसलिए यह अस्थायी होता है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कुर्सी संरूपण है, उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, सांतरिक संरूपण पाया जाता है। और सांतरिक संरूपण में जो हाइड्रोजन परमाणु है वो दूर दूर होते हैं, इस कारण से ये अधिक स्थायी होता है, प्रतिकर्षण का मान कम होता है। जबकि नौका संरूपण में ग्रसित संरूपण पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु आसपास होते हैं, जिससे प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, इस कारण से ये कम स्थायी होता है। दूसरा ही हम बात बता सकते हैं कि भाई नौका संरूपण है उसके अंदर फ्लैगपोल हाइड्रोजन पाए जाते हैं C1 व C4 कार्बन पर, जिसके कारण प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा, इसलिए वो कम स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा साइक्लोहेक्सेन की संरूपण चल रहा है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी संरूपण नौका संरूपण से अधिक स्थायी होता है, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कुर्सी संरूपण के अंदर साइक्लोहेक्सेन में सांतरिक संरचना पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर होते हैं, जबकि नौका संरूपण में फ्लैगपोल हाइड्रोजन पाए जाते हैं या ग्रसित संरूपण पाया जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पास पास होते हैं, इस कारण से उनमें प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, इसलिए वो कम स्थायी होता है कुर्सी संरूपण की तुलना में। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है, संरचनाओं को आपको विशेष ध्यान आपको रखना है, संरचनाओं के बारे में, संरचनाओं से हमें प्रश्न का आंसर देना है। फिर समझ लीजिए
साइक्लोहेक्सेन का कोशी संरूपण नौका संरूपण की तुलना में अधिक स्थायी होता है क्या? तो हम आंसर देखेंगे भाई कोशी संरूपण जो है उसमें सांतरी संरूपण पाया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण का मान कम होता है। जबकि नौका संरूपण में ग्रसित संरचना ग्रसित संरूपण पाया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु पास पास होते हैं या फ्लैगपोल हाइड्रोजन पाए जाते हैं C1 में C4 पर, से प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा, इसलिए कम स्थायी होगा। तो इस प्रकार से हमने साइक्लोहेक्सेनों के अंदर संरूपण पढ़ा, और अभी ब्यूटेन के अंदर हमने आपको पढ़ाया संरूपण। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे अक्षीय व भूमध्यीय हाइड्रोजन। ये अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन, अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन, अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन हम पढ़ेंगे। देखिए अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन, देखिए अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन, अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन। देखिए कमरे के ताप पर साइक्लोहेक्सेन जो है एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर साइक्लोहेक्सेन, कमरे के ताप पर साइक्लोहेक्सेन के ये संरूपण, साइक्लोहेक्सेन के जो संरूपण है कमरे के ताप पर साइक्लोहेक्सेन के संरूपण एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, एक दूसरे पर अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जबकि NMR स्पेक्ट्रम, जबकि NMR स्पेक्ट्रम कमरे के ताप पर लेते हैं तो एक ही हमें सिग्नल प्राप्त होता है, अर्थात हमें एक ही प्रकार की हाइड्रोजन प्राप्त होती है। पहला। दूसरा, यदि हम इस साइक्लोहेक्सेन का NMR स्पेक्ट्रम -80 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो दो सिग्नल प्राप्त होते हैं, अर्थात दो प्रकार की हाइड्रोजन प्राप्त होती है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन में 6 अक्षीय हाइड्रोजन तथा 6 भूमध्यीय हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ये चित्र से देखिए, 6 भूमध्यीय हाइड्रोजन प्राप्त होती है, 6 भूमध्यीय और 6 अक्षीय हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो ये देखिए अक्षीय हाइड्रोजन, ये आपकी 1 2 3 4 और ये आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपके हो गए आपके अक्षीय हाइड्रोजन।
अक्षीय हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये आपकी अक्षीय हाइड्रोजन प्राप्त हो गई। दूसरी देखिए आगे, ये आपकी भूमध्यय हाइड्रोजन, ये आपकी ये हाइड्रोजन है, ये हो गई आपकी भूमध्यय हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये आपकी भूमध्यय हाइड्रोजन प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम देखिए साइक्लोहेक्सेन के संरूपण को कमरे के ताप पर, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण कमरे के ताप पर एक दूसरे के रूप में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जब इनका एनएमआर स्पेक्ट्रम कमरे के ताप पर लेते हैं तो केवल एक ही सिग्नल प्राप्त होता है, वन सिग्नल प्राप्त होता है कमरे के टेम्परेचर पर प्राप्त होता है, एक ही प्रकार की हाइड्रोजन बनती है। जब हम इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम 80 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो देखिए, तो हमारे दो सिग्नल प्राप्त होते हैं, अर्थात दो प्रकार की हाइड्रोजन बनती है। साइक्लोहेक्सेन में जो है 6 अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं तथा 6 भूमध्यय हाइड्रोजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये अक्षीय हाइड्रोजन हो गए और ये 6 आपके भूमध्यय हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार से हमने अक्षीय और भूमध्यय हाइड्रोजन इनके बारे में भी आपको बताया, साइक्लोहेक्सेन के अंदर किस प्रकार से ये रहते हैं। तो ये देखिए आगे हम नेक्स्ट जो है इस अक्षीय एवं भूमध्यय हाइड्रोजन जो है हमारे यानी साइक्लोहेक्सेन में कमरे के ताप पर ये एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जब इनका कमरे के ताप पर हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें एक ही सिग्नल प्राप्त होता है, जिससे एक ही प्रकार की हाइड्रोजन हमारी बनती है। जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम 80 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो दो सिग्नल प्राप्त होते हैं, दो प्रकार की हाइड्रोजन प्राप्त होती है। साइक्लोहेक्सेन के अक्षीय और भूमध्यय यानी 6 अक्षीय हाइड्रोजन और 6 भूमध्यय हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। 6 अक्षीय और 6 भूमध्यय हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। आप देखिए हम लास्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन। एकल प्रतिस्थापी एकल प्रतिस्थापी एकल प्रतिस्थापी एकल प्रतिस्थापी एकल प्रतिस्थापी एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन, एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन। यदि हम देखिए, यदि हम साइक्लोहेक्सेन में कोई प्रतिस्थापी समूह जोड़ देते हैं, यानी कि मेथिल साइक्लोहेक्सेन में हम जब हमारा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो अक्षीय स्थिति पर देखिए, अक्षीय स्थिति पर हम जोड़ देते हैं, यानी ये अक्षीय स्थिति है आपकी, और इस पर यदि हमने मान लीजिए कोई भी प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिया तो इसके प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा, और जब प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा तो ये कम स्थायी होगा। और यदि मान लीजिए हम ये भूमध्यय पर यदि हम कोई प्रतिस्थापी समूह जोड़ देते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण का मान कम होता है, इसलिए ये अधिक स्थायी होता है। लेकिन इसके अलावा यदि हम मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह यदि हम बड़ा जोड़ते हैं तो ये अक्षीय हाइड्रोजन के रूप में नहीं पाया जाता है। तृतीयक ब्यूटिल की हम बात करें तो ये केवल भूमध्यय हाइड्रोजन के रूप में ही हमें पाया जाता है।
तो इस प्रकार से ये देखिए CH3 और CH3 CH3 99.9% केवल भूमध्य आपका रूप ही पाया जाता है। यदि भूमध्य स्थिति पर ही ये हमारा तृतीय जो ब्यूटिल है केवल भूमध्य स्थिति में पाया जाएगा, बड़ा एल्किल समूह है। यदि हम अक्षीय पर बड़ा एल्किल प्रतिस्थापी समूह जोड़ देंगे तो प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा, तो बिल्कुल भी रूप नहीं पाया जाता। फिर समझ लीजिए इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जो सेकंड यूनिट चल रही है स्टीरियोकेमिस्ट्री का समापन हो रहा है एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन। यानी एकल प्रतिस्थापी हमने कोई भी एक प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिया मेथिल सबसे छोटा, अक्षीय हाइड्रोजन पर जोड़ देते हैं यानी मेथिल साइक्लोहेक्सेन में, तो इसके अंदर जो प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा, इसलिए ये कम स्थायी होगा। जबकि इसको हम भूमध्य हाइड्रोजन पर जोड़ते हैं तो ये अधिक स्थायी होता है, तो प्रतिकर्षण का मान कम होता है। यदि हम बड़ा एल्किल समूह जोड़ते जाएंगे तो अक्षीय हाइड्रोजन पर बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएगा, ये केवल भूमध्य स्थिति पर ही 99.9% पाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे थे और स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल आज आपकी फिनिश हो चुकी है। फिर भी आपको यदि कोई ऐसा लगता है डाउट, कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी पहली यूनिट खत्म हो चुकी थी, दूसरी यूनिट आज हमने समापन कर दी है। तो इस प्रकार से इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आप देखो पूर्व में भी आप पढ़ के आए थे और आज भी हमने पढ़ाई आपको। तो इसके अंदर हमने आपको देखो ब्यूटेन का संरूपण पढ़ाया था, संरूपण जब स्टार्ट किया था उसको डिफाइन किया था, ग्रासित और सांतरित के बारे में आपको समझाया, एथेन के आपके साहार समूहमान प्रक्षेपण सूत्र हमने आपको पढ़ाए थे, और ब्यूटेन का आज हमने आपको चित्र बताया, गॉस संरूपण, पूर्ण सांतरित यानी आपका एंटी विन्यास आपको बताया। तो इस प्रकार से 60 डिग्री पर वो रोटेट होते हैं और कौन अधिक स्थायी होता है कौन नहीं होता ये भी हमने आपको समझाया। साइक्लोहेक्सेन के अंदर कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी होता है नौका से, क्यों? क्योंकि नौका में फ्लैगपूल हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है। इसके आगे अगला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया वो साइक्लोहेक्सेनों के अंदर अक्षीय में भूमध्य स्थिति हमने आपको पढ़ाई, कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि वहाँ एक ही सिग्नल प्राप्त होता है NMR स्पेक्ट्रम से, तो एक ही हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि 80 डिग्री सेल्सियस पर NMR स्पेक्ट्रम रहते हैं, तो दो प्रकार के पाए जाते हैं, 6 अक्षीय हाइड्रोजन, 6 भूमध्य हाइड्रोजन पाए जाते हैं। फिर एकल प्रतिस्थापी समूह, यानी हमने अक्षीय पर यदि मेथिल समूह जोड़ते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण का मान अधिक होता है, इसलिए कम स्थायी होता है। यहाँ प्रतिकर्षण का मान कम होता है, अधिक पाया जाता है। यदि हम बड़ा एल्किल समूह जोड़ेंगे तो वो अक्षीय हाइड्रोजन पर नहीं जुड़ पाएगा, जबकि भूमध्य पर ये पाया जाता है 99.9% पाए जाने की संभावना होती है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, आज आपकी यूनिट नंबर सेकंड आपकी फिनिश हो गई है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम अगले वीडियो में आपको अगली यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। और यदि कोई समस्या आई है आपको इसको पढ़ने में यूनिट में, तो आप हमसे फोन करके डाउट पूछ सकते हैं।